चलिए, अब ये हो गया था हमारा। अब हम पढ़ते हैं ये सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, इसमें हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं कौन चीज़ क्या है। तो इसको बोलते हैं, कैसे हम करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी जो सेंटेंस के पार्ट्स ऑफ स्पीच को इसको, या पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को। स्पीच और पार्ट्स जो सेंटेंस एक ही चीज़ होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम ये पहचानेंगे कि कौन सब्जेक्ट है। अब यहाँ तो हमने केवल सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात करी थी। सब्जेक्ट हमने बताया था। अब प्रेडिकेट में क्या क्या पार्ट होते हैं बेसिकली। प्रेडिकेट में एक होता है आपका वर्ब होगा। प्रेडिकेट की हम बात करेंगे। प्रेडिकेट को हम आगे बाइफरकेट करते हैं। इसमें एक आपका वर्ब हो सकता है, क्रिया जिसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट हो सकता है, मोटी मोटी चीज़ें हम आपको डिटेल में वर्ब के बारे में बाद में बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम सिंपली समझने के लिए चीज़ों को, पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने के लिए हम बता रहे हैं। इसमें ऑब्जेक्ट हो सकता है और प्रीपोजिशन हो सकता है, कंजक्शन हो सकते हैं। तो ये प्रेडिकेट के सारे पार्ट हैं इसमें। कंजक्शंस हो सकते हैं, और इसमें फर्दर ऑब्जेक्ट में आपके एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब के साथ में एडवर्ब, जैसे आपको मोटा मोटा पता है वर्ब और एडवर्ब। वर्ब एक क्रिया है, क्रिया की विशेषता जो बताता है वो वर्ड एडवर्ब बनाता है। और वैसे ही जो नाउन की बताता है उसको क्वालिटी बताता है, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें हो सकती हैं। अब सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सब्जेक्ट की पहचान हम कैसे करें। ठीक है, हालांकि मैंने मोटा मोटा आपको एक सेंटेंस में समझाया था दीपेश वाले सेंटेंस में, फिर भी हम आपको दोबारा से इसको बताएंगे कैसे होता है। ठीक है, दीपेश वाला हम सब्जेक्ट को पहले रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे ये हम बताएंगे। जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, दूसरा सेंटेंस लेते हैं, राम फुटबॉल खेलता है। राम फुटबॉल खेलता है। क्या वो कैसे लिखते हैं अंग्रेजी में? राम प्लेज, अभी क्या प्ले आए, प्लेज आए वो बात बताऊंगा। राम प्लेज फुटबॉल। मोटा मोटा मैं आपको ये बात बताऊंगा कि मैंने यहाँ पर क्यों लिखा, प्लेज क्यों लिखा, प्ले क्यों नहीं लिखा, ये बात बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर सब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि इसमें मोटा मोटा क्या होता है। राम फुटबॉल खेलता है, तो देखो इसको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं सब्जेक्ट। वाक्य में जो भी कार्य कर रहा है, हमें पता है वैसे मोटा मोटा कि राम सब्जेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा कुछ रूल होते हैं वो आपको जानने बहुत जरूरी है कि जो भी कार्य करने वाला सब्जेक्ट है। और साधारण हिंदी वाक्य में अंतिम शब्द वाक्य के अंत में हूँ है, ये हूँ है। मैं खाना खा रहा हूँ, तो राम फुटबॉल खेलता है, मैं खाना खा रहा हूँ। तो जो हूँ और है, जो वास्तव में वाक्य क्रिया है से कौन, यानी कौन खा रहा है, कौन खेल रहा है, कौन, किसने अथवा किन्होंने, जैसे जो प्रश्न आएंगे इसके बाद। राम फुटबॉल खेलता है, कौन खेलता है, तो कौन, किसने और किन्होंने। तो ये हो जाए हमारा रिकॉग्नाइज करने का तरीका, सब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा अब हमारा नेक्स्ट आता है, सब्जेक्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट करेंगे इसमें वर्ब। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा वर्ब को कैसे रिकॉग्नाइज करें।
वर्ब को रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या होता है कि वर्ब बहुत ही एक इम्पोर्टेंट वो होता है, इसका भाग होता है किसी सेंटेंस का, और हमें ये बहुत जरूरी है जानना कि वर्ब की पहचान कैसे करें। तो हिंदी वाक्य के अंतिम शब्द यदि वाक्य के अंत में है या हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था हम, तो उससे पहले वाले शब्द को वर्ब कहते हैं। यानी है, हूँ, मैं, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, खेलता है, तो ये बेसिकली जो खेलता है हिंदी में ये है खेलता है बेसिकली आपका वर्ब। ठीक है से पहले आया खेलता, हूँ से पहले जो भी आया, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, हूँ से पहले क्या है, खा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब जो है हमारे वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है, वर्ब। इसके बाद हम पहचानेंगे ऑब्जेक्ट। वर्ब हमारा हो गया, अब हमारा ऑब्जेक्ट को हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं ये बताएंगे। ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है, कर्म। ठीक है, कर्म की पहचान या स्थिति। हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट एवं वर्ब की पहचान करने के बाद अब ये आपको जानना है कि वर्ब से कहाँ, क्या, किसको, किसने जैसे प्रश्न तब करने में उत्तर आता है कि राम क्या खेलता है, या मैं क्या खा रहा हूँ, या मैं क्या कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ। तो जो इसमें क्या है कि वर्ब से कहाँ, क्या, किसको, किनको जैसे प्रश्न करने को उत्तर आता है कि राम क्या खेलता है, ये राम कहाँ जाता है, तो वो हमारा हो जाता है। अब राम खेलता है, क्या खेलता है, फुटबॉल। तो फुटबॉल क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, कर्म। ठीक है, तो ये जो हमारा फुटबॉल आया, ये आया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या पहचान हमारे मोटी आ गई है। अब हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन सेंटेंस के लिए हमें सेंटेंस दूसरा बदलना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त प्रीपोजिशन यूज नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मैं सेंटेंस दूसरा चेंज करूँगा। प्रीपोजिशन के लिए जैसे हम वाई लिखते हैं, वह बाजार को जाता है, वह बाजार जाता है। देखिए, थोड़ा सा हम बेसिकली हिंदी से ही इंग्लिश सीख रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम, क्योंकि हमारी जो मदर टंग है वो हिंदी है, वह बाजार जाता है, ये हमारा एक सेंटेंस। ठीक है, अब हिंदी के सेंटेंस और इंग्लिश के सेंटेंस में क्या फर्क आता है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हमारी छुपी हुई। वो है जाता है, कहाँ को जाता है, बाजार को जाता है। वैसे इसका प्रॉपर सेंटेंस होता है वो है बाजार को जाता है, लेकिन चूंकि हमारी मदर टंग है, हम उसके लिए कोई अंग्रेजी कोई रूल पढ़ते नहीं है, क्योंकि हमारी मदर टंग है। लेकिन इसका करेक्ट अगर हम हिंदी में इसको देखें, तो अगर इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो वह बाजार को जाता है। हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे, ही गोज टू मार्केट। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, देखिए, वह बाजार जाता है, या मैं यहाँ पर लिखता हूँ वह बाजार को जाता है। तो ये जो को हमारा है, ये प्रीपोजिशन, ये टू, ये प्रीपोजिशन। अब ये कैसे नॉर्मली कैसे होते हैं हिंदी में, तो ये इससे पहले आता है वर्ब से, जाना, वह बाजार को जाता है। लेकिन इंग्लिश में ये वर्ब के बाद आ रहा है। देखो, ये वर्ब हमारा गोज, जाना, ही के साथ, गो के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बात बताएंगे। वर्ब की 3 फॉर्म, 5 फॉर्म होती है बेसिकली वर्ब की। 3 फॉर्म मेनली आपने सुनी होंगी, 2 फॉर्म और भी होती है, ये 5वीं फॉर्म होती है वर्ब की, जिसमें हम इसमें
SES IOS, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो ये वर्ब जो हमारा नाउन के साथ या प्रोनाउन के हिसाब से हमारा, इसके हिसाब से हमारा चेंज होता है। ये प्रीपोजिशन हमारा यहाँ ये बाद में लगा उससे। तो ये हमारा हो गया बेसिकली प्रीपोजिशन। बाकी एडवर्ब और एडजेक्टिव हम आपको बाद में बताएंगे। अब आगे हम इसमें और क्या इसमें रिकॉग्नाइज करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। इसके अलावा ये तो हमारा हो गया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, वो मेनली हमारा सब्जेक्ट की रिकग्निशन, वर्ब की रिकग्निशन प्लस ऑब्जेक्ट की रिकग्निशन, और उसके बाद हमारी हो गई प्रीपोजिशन की रिकग्निशन। मोटिव अब इसके बाद इसमें और क्या चीज़ें रिकग्नाइज करनी होती है हमें या क्या जाननी होती है, वो है हमारा टेंस की पहचान। टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टेंस। और जिसने ये चीज़ें मेरी अगला जो मेरा लेसन होगा वो टेंसेस पे होगा। अगर जिसने ये टेंस का प्रोसेस को सही से समझ लिया तो मैं कह रहा हूँ अंग्रेजी कोई सीखनी मुश्किल नहीं है, बस आपको ध्यान से ये चीज़ें सीखनी है। टेंस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि मैंने देखा है, मैं दिल्ली गवर्नमेंट में 30 साल की जॉब की है और IAS के साथ बहुत सारे PCS ऑफिसर के साथ, बहुत सीनियर अफसर के साथ मैंने काम किया है। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे PCS ऑफिसर IAS इसलिए नहीं बन पाते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर अंग्रेजी, ग्रामेटिकली करेक्ट अंग्रेजी नहीं आती है। मैंने खुद अपने बहुत सारे ऑफिसर्स को देखे हैं जो इतने इंटेलिजेंट थे, लेकिन चूंकि उनको अंग्रेजी का सही ज्ञान नहीं था इसलिए वो IAS नहीं बन पाए। तो IAS बनने के लिए आपको परफेक्ट होना चाहिए हर चीज़ में। और मैंने बहुत सारे IAS के सामने आजमा के देखा है, उनकी अंग्रेजी, जिनको ये सब चीज़ें आ गई है। और बेसिकली मेन रोल होता है टेंस का। तो टेंस का इंग्लिश में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, टेंस को जानना। ये मेरा जो नेक्स्ट लेसन होगा उसमें मैं आपको टेंस के बारे में बताऊंगा। और जिसने, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जिसने मेरा ये टेंस वाला स्ट्रक्चर समझ लिया उसके लिए अंग्रेजी कोई मुश्किल नहीं। उसको शुरू में हमें लगता है कोई चीज़, हर चीज़ मुश्किल लगती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको लगेगा कि वाकई में कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने बने रहना है, मेरे सब्सक्राइब करना है इसको, तब आपको समझ में आएगा। फिलहाल मोटा मोटा मैं ये बता रहा हूँ कि सेंटेंस में हम टेंस की पहचान कैसे करते हैं। हमने सब्जेक्ट कर लिया, वर्ब कर लिया, ऑब्जेक्ट कर लिया, प्रीपोजिशन कर लिया। इसके बाद अंग्रेजी वाक्य में किस स्थान पर लिखना है, इसे हमें वाक्य के टेंस को पहचाना होगा। हालांकि मोटा मोटा मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन छोटी सी बात बता दूंगा। जैसे राम फुटबॉल खेल रहा है, एक सेंटेंस है हमारा, राम फुटबॉल खेल रहा है। देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। एक हमारा बहुत साधारण सेंटेंस है कि राम फुटबॉल खेल रहा है। एक ही राम है, एक ही क्रिया है खेलने की, और एक ही फुटबॉल है हमारा ऑब्जेक्ट। इसी सेंटेंस को मैं कम से कम, इसी सेंटेंस को कम से कम एक सेंटेंस जो है कितने, उसको जो एक्सप्रेस करने का, बेसिकली टेंस का मतलब है बात एक ही है, उसको जो एक्सप्रेस करना है। अब मैंने बोला राम फुटबॉल खेल रहा है, अगर आपको पता होगा थोड़ा बहुत, अगर आपको टेंस के बारे में पता होगा तो ये कौन सेंटेंस है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी जो काम अभी चल रहा है प्रेजेंट में, राम फुटबॉल खेल रहा है। अब इस सेंटेंस को राम फुटबॉल खेलता है, देखो एक्सप्रेस करने का जो तरीका है, राम फुटबॉल खेलता है, राम फुटबॉल नहीं खेलता है, क्या राम फुटबॉल खेलता है। देखिए एक सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट मैं बोल रहा हूँ राम फुटबॉल खेल रहा है,
राम फुटबॉल नहीं खेल रहा है। क्या राम फुटबॉल खेल रहा है? 2 प्रकार के हो गए, 3 6 प्रकार के हो गए। यदि मैं आपको बताऊं कि 12 या 36 प्रकार से इसी सेंटेंस को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ, राम फुटबॉल खेल रहा है। ये अगर आपको समझ में आ जाए, अब वो उसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान से वो रूल पढ़ने पड़ेंगे, टेंस के रूल। तो फिलहाल मैं मोटा मोटा आपको नेक्स्ट लेसन में बताऊंगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का हमारा सेंटेंस है। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट, इसके लिए रूल क्या होता है, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ठीक है। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। अब फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है वर्ब की, आपको चौथी फॉर्म तो होती नहीं है, फोर्थ फॉर्म भी होती है, जिसको हम जिरंड भी कहते हैं। वो होता है जैसे राम फुटबॉल खेलना, प्ले जो है हमारा एक प्ले है, खेलना, वर्ब में बोलते हैं प्ले, खेलने को बोलते हैं प्ले को। तो जब इसमें आईएनजी हम लगाते हैं, वर्ब में आईएनजी अगर जोड़ते हैं तो ये वर्ब की चौथी फॉर्म कहलाती है। ये है फोर्थ फॉर्म और वर्ब। 3 फॉर्म तो हमने पढ़े हैं, प्ले, प्लेड, प्लेड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड। लेकिन जब इसके नाम आईएनजी जोड़ते हैं तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसको हम जिरंड भी कहते हैं, कई बार इसको एज ए नाउन भी हम यूज करते हैं, इसको एज ए हम एडवर्ब भी यूज करते हैं। तो इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये इसका तरीका है मोटा मोटा। तो सब्जेक्ट हमारा राम फुटबॉल खेल रहा। अब मैं क्या बोलूँ, राम, अब राम के साथ यहाँ पर इज एम आर में क्या मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल मैं लिखता हूँ राम इज, राम के साथ इज आता है, राम इज वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्ले, खेलना, प्लेइंग। राम इज प्लेइंग, क्या खेलता है, फुटबॉल। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये फुटबॉल ऑब्जेक्ट, ये आपका वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब और ये हमारा सब्जेक्ट। तो ऐसे हम ये मोटा मोटा वर्ब की को पहचानते हैं, इसमें कैसे हम उसको पहचानते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सेंटेंसेस भी हमारे जो है, इसके अलावा ये मोटा मोटा टेंस के हमने रिविजन कर लिए। सेंटेंस, अब मैंने कहा ना सेंटेंस को, जो मैंने आपको बताए थे, सेंटेंस को एक्सप्रेस करने का, एक ही चीज को किस एक्सप्रेस हम करते हैं या किस समय के हिसाब से करते हैं, किस वे में कहते हैं, ये सब उसके बहुत सारे टाइप होती है। अब मोटा मोटा हम जो सेंटेंस के बारे में बताएंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ये सिंपल सेंटेंस जो हमने अभी बताया, सिंपल सेंटेंस, उसका इम्पेरेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस अभी हमने डिस्कस किया था, उसके बाद हम करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस बेसिकली हर सेंटेंस के 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव में अफर्मेटिव होता है, एक नेगेटिव। अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव। और एक टाइप और भी होती है, लेकिन वो हर सेंटेंस में होती है, सिंपल सेंटेंस में हो सकती है। उसमें क्या होता है, उसमें इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
ये भी एक एक्सप्रेस करने के तरीके हैं। जैसे मैंने बोला था राम फुटबॉल खेलता है, राम फुटबॉल नहीं खेलता है। क्या राम फुटबॉल खेलता है? तो सिंपल सेंटेंस के बाद दूसरा हमारा है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस बेसिकली क्या होते हैं, जिसमें हम किसी कार्य करने के लिए ऑर्डर देते हैं या डायरेक्शन देते हैं। तो ऐसे सेंटेंस हमारे इम्पेरेटिव अफर्मेटिव में आते हैं, और जिसमें हम ऐसा नहीं करने के लिए देते हैं उसको हम नेगेटिव करते हैं। ठीक है, जैसे हम कहें वहाँ जाओ, उसमें हमने और आज्ञा दी वहाँ जाओ। अब ये सेंटेंस ऐसे होते हैं इसमें कोई आपका सब्जेक्ट नहीं है। देखिए इसमें अंडरस्टूड है, हम किसी को डायरेक्शन दे रहे हैं, उसमें जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट होगा हर सेंटेंस में, ये भी आपको ध्यान देना। वहां जाओ, इसमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड, हम किसी को कह रहे हैं कि वहां जाओ, हमें नहीं पता किसको कह रहे हैं, तो हम सीधे से बोलते गो दियर, गो दियर अफर्मेटिव का है, इम्पेरेटिव ऑर्डर देना। वहां जाओ, वहां मत जाओ, नेगेटिव अफर्मेटिव, वहां मत जाओ, तो डोंट गो देयर। अब इसमें तो कहीं भी हमारा सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है इसमें। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे झूठ मत बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोल तो खैर होता ही नहीं है, झूठ मत बोलो, सत्य बोलो। ठीक है ना, स्पीक ट्रूथ। ठीक है, झूठ मत बोलो, डोंट स्पीक लाई। ठीक है, अब कभी मत बोलो, उसके लिए हम नेवर टेल लाई। तो ये हमारे अफर्मेटिव में हमारे क्या होता है, बेसिकली वर्ब, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब भी हो सकता है उसमें, एडवर्ब भी हो सकता है साथ में, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, नहीं भी उसका सब्जेक्ट। ठीक है ना। अब जैसे हमने कहा कि राम यहाँ आओ, राम यहाँ आओ बोला, ठीक है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है, लेकिन उसको लिखने का तरीका कैसे है हमारा, राम यहाँ आओ। अब इसको कैसे लिखें, बोलने को तो हम बोलते हैं राम कम हियर, लेकिन प्रॉपर अंग्रेजी क्या होती है उसकी, कम हियर। वर्ब आएगा पहले, कम हियर राम। कम हियर राम। लेकिन मैंने कहा ना वर्ब, इसका इम्पेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही है। क्या स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव में? दोबारा आपको बता देता हूँ, वर्ब प्लस एडवर्ब भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसका जो ऑर्डर होगा ऐसे होगा, वर्ब एडवर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड वाले पे। किस पे? इम्पेरेटिव अफर्मेटिव और नेगेटिव। इम्पेरेटिव नेगेटिव। नेगेटिव के लिए क्या रूल होगा हमारा, जैसे मतलब जोर से मत बोलो, सेंटेंस हमारा जोर से मत बोलो। हमारा सेंटेंस है मत बोलो, हम किसको कह रहे हैं, जोर से मत बोलो, जोर से मत बोलो। तो इसको कैसे बोलते हैं इंग्लिश में, डोंट स्पीक लाउडली, डोंट स्पीक लाउडली। तो इसका क्या होता है, डोंट आएगा पहले, ठीक है, डोंट प्लस वर्ब। डोंट भी आ सकता है या नेवर भी आ सकता है, कभी जोर से मत बोलो भी हम बोल सकते हैं,
कभी भी आ सकता है, डोंट भी, नेवर भी, ठीक है। डोंट के साथ हम नेवर भी लगा देते हैं यहाँ पर, ब्रैकेट में नेवर भी आ सकता है कभी भी। अगर हम केवल एक बार के लिए कह रहे हैं तो डोंट, अगर हम हमेशा करेंगे तो नेवर, कभी भी। प्लस वर्ब, प्लस हो सकता है उसमें एडवर्ब हो, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस हो सकता है वो सब्जेक्ट भी हो, वो सब्जेक्ट आपका लास्ट में आएगा। तो ये हमारा हो गया इंपेरेटिव का अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब हम मोटा मोटा पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं। अफर्मेटिव हमारा हो गया। ये चीज़ें आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आगे आपको आगे आपको जाने के लिए ये चीज़ें आपको बहुत जरूरी है सीखना, मोटी मोटी तरीके से। नेक्स्ट देखिए, सीखने का अगर हम ऑनलाइन वीडियो से कोई चीज़ सीख रहे हैं तो जहाँ पर आपको समझना है तो वहाँ पर पॉज कर लीजिएगा, फिर दोबारा बैक में जाइएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सेंटेंस। दूसरे टाइप के सेंटेंस होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आपने सुना होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे वाक्य जो आपके भाव को व्यक्त करते हैं, हमारे भाव को व्यक्त करते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। भाव को जो व्यक्त करता है, जैसे हमें कोई आश्चर्य हुआ, अरे तुम आ गए, ये आश्चर्य हो गया। खुशी हो गई, हम जैसे खुश हो गए, हम मैं बहुत खुश हुआ, आज बारिश हो गई, मैं बहुत खुश हुआ। या दुख हो गया, तो ऐसे सेंटेंस को हम जो हमारे भावों को व्यक्त करते हैं, ठीक है। सेंटेंस भाव भी होते हैं, हमारा एक्सप्रेशन होते हैं, समय काल के हिसाब से होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। ये हमें सब चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। जैसे हाय, हाय, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप देखो, ये आपको निशान आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का निशान, ये शब्द बिंदु, तो ध्यान से दोबारा लिख के देता हूँ। हाय, हाय, ये इसका ये यहाँ पर ये एक्सक्लेमेटरी, जिस सेंटेंस में ऐसे लिखा होगा इस टाइप से, तो वो सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, हाय। और ये नॉर्मली इसमें कोई अफर्मेटिव या इसमें नेगेटिव चीज़ें नहीं होती, नॉर्मली एक ही टाइप होता है। हाय, मैं बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, ठीक है, हाय मैं बर्बाद हो गया। तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन जो है एक्सक्लेमेटरी का, एक्सप्रेशन बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो हाय के लिए आप अलास, अलास, ये वही आएगा, अलास, आई एम ruined, बर्बाद को बोलते हैं ruined, ठीक है। जिसमें हम दुख प्रकट कर रहे हैं कि हाय बर्बाद हो गया। हुर्रे, हम मैच जीत गए, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। तो इस टाइप के सेंटेंस हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आते हैं। इसके अलावा एक टाइप सेंटेंस होता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिसमें हम कोई इच्छा व्यक्त करते हैं, ठीक है, कोई शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, जैसे आपने हम किसको विश करते हैं, तो ऐसे सेंटेंस हमारे ऑपरेटिव होते हैं। जैसे ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे, कहते हैं किसको, आशीर्वाद देते हैं, किसी को इच्छा प्रकट करते हैं, या शुभकामना, ईश्वर आपको सफलता दे। इसमें भी नॉर्मली एक ही टाइप के सेंटेंस होते हैं, इसमें कोई अफर्मेटिव नेगेटिव का सबका नहीं होता। ईश्वर आपको सफलता दे, तो क्या कहते हैं, मे गॉड ब्लेस यू या ग्रांट यू सक्सेस, ग्रांट यू सक्सेस, ठीक है।
इसमें हम नॉर्मली लास्ट में हम ये जो एक्टिविटी का सेट यूज यहाँ करते हैं। मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस, ईश्वर आपको पुत्र प्रदान करे। मे गॉड ब्लेस यू उदय सन, ठीक है, ईश्वर आपकी सहायता करे। मे गॉड हेल्प यू, इसमें नॉर्मली हम मे का यूज करते हैं क्योंकि हमारी हम इच्छा है शुभकामना प्रकट कर रहे हैं, तो मे भी हमारा एक वर्ब होता है। आगे बढ़ाएंगे हम। मे मॉडल्स कहलाता है, तो सीधे सीधे हम उसमें क्या यूज करते हैं, पहले हम मे का यूज करते हैं और शेष वाक्य को साधारण वाक्य तो अनुवाद कर जाता है। गॉड के बाद हेल्प, ब्लेस, सेव जैसी वर्ब अपनी प्लूरल फॉर्म, और कभी भी हो गॉड हमारा सिंगुलर नाउन नहीं होता कभी, तो ये जो वर्ब होता है ये हमेशा प्लूरल में होता है, ठीक है। कभी भी हो मे गॉड या गॉड के अलावा कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर हो, मे अगर, क्योंकि यहाँ पर हम मे कह रहे हैं तो मे के साथ कभी भी हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। मे ही हेल्प यू, ठीक है, मे सी हेल्प यू, मे राम हेल्प यू, ठीक है, मे राम हेल्प यू इन द सेंस, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। तो दोस्तों मैं आपको दोबारा कुछ रिपीट करूंगा, वो आपको ध्यान से सुननी है। पहली बात, अंग्रेजी को रटने का विषय नहीं है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप उसको अपने दैनिक कार्य में, और इसके लिए बहुत बढ़िया तरीका है। देखो जब हम यूज़ करते थे, जो मैंने यूज़ किया था, कि मैं कैसे अपनी अंग्रेजी को मैंने जो है इसको मैंने कैसे याद करता था, कैसे समझता था, कि जो मैं विचार सोचता था, जैसे मैंने कोई रूल पढ़ लिया, उसके बाद जो मैं सोचता था उसको उसी वे में अंग्रेजी में सोचने की कोशिश करता था। जो भी मेरे विचार आते थे, एक्सप्रेशन आते थे, मैं उसको अंग्रेजी में ही उन्हीं रूल के हिसाब से, तो ये बड़ा अच्छा एक प्रैक्टिस है। जब भी आप खाली होते कहीं जा रहे हो, विचार देखो, इंसान हमारे शब्द जो विचार आते हैं हमारे, तो उन विचारों को आपने कन्वर्ट करना है इंग्लिश में, ये बहुत बड़ा तरीका है सीखने का। तो मोटी मोटी मैं 2-3 चीज़ आपको बताऊंगा अंग्रेजी सीखने के लिए, शुद्ध अंग्रेजी सीखने के लिए, सही अंग्रेजी सीखने के लिए। आपको शब्द की किसी भी सेंटेंस में कौन से शब्दों की पहचान करनी पहली बात जरूरी है। उसके बाद नंबर 2, वाई के स्ट्रक्चर का ज्ञान होना चाहिए आपको। स्ट्रक्चर का ज्ञान जैसे हमने बताया, टेंस का ज्ञान, ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये हमारा आएगा तीसरा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो आपको नेक्स्ट वाले लेसन में पढ़ाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सब्जेक्ट और वर्ब का क्या एग्रीमेंट है, कैसे हमारा जो वर्ब चेंज होता है। जो मैं आपको अभी 36 सेंटेंस बता रहा था, उसमें ये चीज़ आती है, किस नाउन के साथ वर्ब का सिंगुलर लगेगा या प्लूरल लगेगा, ठीक है, या किस स्थिति में सिंगुलर या प्लूरल का प्रयोग किया जाता है, ये हमें ज्ञान होना चाहिए। आगे बताएंगे सीक्वेंस ऑफ टेंस का ज्ञान, ठीक है, ये सीक्वेंस ऑफ टेंस हम आगे पढ़ेंगे। और आर्टिकल्स, वेरियस रूल्स जो होंगे, रूल्स रिगार्डिंग आर्टिकल्स, आपने सुने होंगे आर्टिकल्स, ए एंड द, इनका काम कैसे यूज होता है, क्या होता है, ठीक है। डिटर्मिनर्स, इसके बारे में हम आपको बताएंगे आगे। एडवर्ब्स, ठीक है, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशन जैसे आपको मोटा मोटा बताया था अभी, नाउन्स, प्रोनाउंस, तो ये सब चीज़ों का हमें, कंजक्शंस, इंटरजेक्शंस, मॉडल्स, ये सब हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है, जो हमारे आगे के लेसन में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच जिसको हम डायरेक्ट
इनडायरेक्ट भी बोलते हैं। कोई सेंटेंस डायरेक्ट कैसे यूज होता है और इनडायरेक्ट में कैसे यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा एक्टिव और पैसिव वॉइस कैसे होते हैं, या इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। एक्टिव और पैसिव वॉइस, ये एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होते हैं। उसके बाद सेंटेंस जो होते हैं अलग अलग प्रकार के, जैसे कंडीशन सेंटेंस भी अभी आता है, इम्पेरेटिव आता है, ऑब्जेक्टिव आता है। सिंपल मैंने बता दिया। कंडीशन भी आता है, अगर मैं ऐसा होता, वो हम आगे बताएंगे उसमें कैसे हम यूज़ करते हैं, नाउन के साथ वर्ब कैसे यूज़ करते हैं, कंडीशन सेंटेंस। बाकी इम्पेरेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटिव मैं आपको बता दिया है। उसके बाद इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव पार्टिसिपल एंड जीरेंड का ज्ञान। इन्फिनिटिव, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इन्फिनिटिव, नॉन इन्फिनिटिव वर्ब, ये वर्ब की टाइप है। वर्ब का हम आगे पढ़ाएंगे जब इसके जो आगे जो हैं इन्फिनिटिव, फिनिटिव, 3 प्रकार की चीज़ें, ये हम आपको आगे बताएंगे। पार्टिसिपल और जीरेंड का ज्ञान। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, करेक्ट यूज ऑफ पंक्चुएशन। बहुत सारे लोग बहुत गलती करते हैं पंक्चुएशन में, कि कहाँ पर कॉमा आएगा, कहाँ पर फुल स्टॉप आएगा, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क आता है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है हमें जानने के लिए। तो रटने का विषय नहीं है, बार बार कर रहा हूँ। रिविजन एंड प्रैक्टिस गिव्स यू परफेक्शन, सॉल्विंग द एक्सरसाइज गिव्स यू कॉन्फिडेंस। तो बात फिर दोबारा कहूँगा कि बहुत सारे अपवाद भी हैं अंग्रेजी में, लेकिन बोलने के लिए आप किसी भी वे में बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बहुत अच्छे फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हो, लेकिन लिखने का और आगे आगे जब आप कोई कंपटीशन की तैयारी करते हो या आप कोई ऐसे लिखते हो, कहाँ आपने कहा मैंने बहुत अच्छा लिखा हुआ, हम भी ऐसे ही करते थे, लेकिन जब ग्रामेटिकली आपकी इंग्लिश सही नहीं होगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अच्छा लिखने के लिए, अच्छा सीखने के लिए आपको जो है बने रहना है मेरे इस चैनल पर अधिकारी टेक में, और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैं और अच्छी तरह से कोशिश करूँगा, आपको और अच्छी तरह से इसको बताने की कोशिश करूँगा। और कमेंट जरूर करना, जहाँ पर समझ में नहीं आएगा, जो चीज़ नहीं आएगी वो जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में डालना, ताकि मैं उसमें आपको अलग से आपका ज्ञान दे सकता हूँ। तो थैंक यू श्री शांत, धन्यवाद।